कंफ्यूजन इसलिए है कि उनके आगे मापदंड होते हुए भी, उनके आगे एम्पावरमेंट के भारतीय संस्कृति के 10,000 साल पुराने मानक होते हुए भी हम या तो उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए सीनियर पीढ़ी होने के नाते, या हम उन्हें बता नहीं पाए, या हम राजनीति का शिकार हो गए, और जो उनके आगे मानक रखे वो वही कंफ्यूजन वाले हैं कि मैं चाय क्यों बनाऊं। इससे थोड़ा सा ये महसूस होता है कि मैं किचन तक सीमित क्यों रहूं, मैं घर में क्यों रहूं, मुझे आजाद होना है, मुझे स्वतंत्र होना है। और स्वतंत्रता के जो मानक हमारे इतिहास में थे, हमारी संस्कृति में थे, जिनके बारे में मुकेश जी ने बताया, वो बड़े मानक उनके आगे नहीं है। तो एम्पावरमेंट का एकमात्र साधन हो गया पश्चिम का नारीवाद। उसने हमारे पूरे विश्वविद्यालयों को, पूरी युवा पीढ़ी को, पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में लिया। और मजे की बात है, जो संस्कार शब्द है भारतीय परंपरा में, उसका मूर्त रूप नहीं मिलता। अगर मैं कहूं बेटी को संस्कारित होना चाहिए, अगर मैं इतने लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय संस्कार, तो इतनी डेफिनेशन आएंगी जितने लोग बैठे। किसी को लगता है कि चुप रहना संस्कार है, लेकिन इतना शौर्य का गीत हमारी वो बहन ने गाया, बहुत ही ओजस्वी, कि अब समझने का भी वक्त नहीं है, बात करने का भी नहीं है, सीधे हेड ऑन करना है, भिड़ना है, ठीक है। तो अब संस्कार चुप रहने को भी नहीं है। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारी फिल्मों ने हमारा स्टीरियोटाइप किया कि बेटी तो गाय समान है, हमारी बेटी से आप शादी कर लो। कंफ्यूजन, वो भारतीय संस्कृति कभी नहीं गई, तो वो भी एक संस्कार माना गया। कोई गलत बात कह रहा है, चुपचाप सह लो, उसको भी लोगों ने कहा मेरी बेटी बहुत संस्कारित है। कुछ लोग आज कहते हैं, जैसे शादी की बात चलती है तो कहते हैं कि हमारे लड़के का ये रिश्ता ये है, और अगर पिताजी से कहते हैं तो पिताजी कहते हैं जो मैं बोलूंगा वही मेरी बेटी भी मानेगी। हमने अपनी बेटियों को गलत संस्कार नहीं दिए, तो वो भी एक संस्कार है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने भी इसमें कहा कि बेटा एक बार आप भी देख लो, आप भी बात कर लो, जो आप बोलोगे वही होगा, फाइनली वही होगा जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि ये हमेशा याद रखना 21वीं शताब्दी का दौर है। हम किस देश में हैं, जिस देश में स्वयंवर प्रथा थी, जिसमें राइट टू चूज था, राइट टू चॉइस था, और बेटी को पिता एक बड़ा इंटेलेक्चुअल या फिजिकल, जिसमें या तो शौर्य दिखाई दे या उनकी स्किल दिखाई दे, अर्जुन की तीर के माध्यम से, या शौर्य दिखाई दे, शिवजी का धनुष तोड़ना है, या कोई इंटेलेक्चुअल एक ऐसा इवेंट आयोजित किया जाता था और बेटी को कहा जाता था यू आर फ्री टू चूज। उस देश में आप अगर कहते हैं कि मेरी बेटी संस्कारी है, जो मैं कहूंगा वो वही मानेगा, तो आप गलत हैं, आप भारतीय संस्कृति को नहीं समझते। ये कंफ्यूजन हमारी ओर से भी पैदा हुआ, पश्चिम की कोई गलती नहीं है। पश्चिम ने अपने मानक रखे, वो अट्रैक्ट कर गए युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी ने कहा यही शायद धर्म है, यही शायद जीने का माध्यम है, यही स्वतंत्रता का आगाज है, और इसको हमको फॉलो करना जो हमारा डिफाइंड फोटोग्राफर है, तो हर आदमी जिसको उतना ज्ञान था नहीं था, मुगलों का अपना भी भारतीय संस्कृति, उसको लगा कि ये सब चीजें जो महिलाओं को पीछे धकेल रही है, उसको हमने संस्कार कहना शुरू किया। तो ये जो बच्चे जो मोनिका के रूप में आपने दिखाए, इनको ये कंफ्यूजन होने लगा कि कम से कम ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती, जहां पे मेरी चॉइस भी नहीं पूछी जा रही है, मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है, मुझे स्वतंत्रता के लिए मेरा स्पेस नहीं है, वहां मुझे नहीं रहना। तो वो अब वो भी कंफ्यूज है, तो वो छोटी छोटी चीजों में, चाय मैं क्यों बनाऊं, खाना मैं क्यों बनाऊं। और मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जो कंफ्यूजन है ये इस कदर है, आपने मतलब जो भी शाखा रुड़की थी सुमन जी, आपने 2 मिनट में उस स्किट से सब कुछ कह दिया। मेरी एक दोस्त है, उनकी बिटिया की शादी में, तो मैंने पूछा कि बिटिया कैसे रह रही है, सब ठीक है, दोनों इंजीनियर हैं, मुंबई में रह रहे हैं। तो कहती है सब तो ठीक है, पर बड़ा कंफ्यूजन सा लगा मुझे कि मैंने उसे फोन किया, बेटा क्या बना रहे हो, तो उसने कहा मुझे क्या पता। तो कहती है मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुई, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, मतलब घर में क्या बन रहा है। तो कहती है मुझे लगा शायद दामाद जी से लड़ाई हुई है, इसलिए कह रही है मुझे क्या पता। कहती है मम्मी ये मेरा टर्न नहीं है, आज उसने बनाना है शाम को खाना, तो मुझे क्या पता क्या खिला रहा है। ये मैं आपको रियल वाला बता रही हूँ, बिल्कुल रिसेंट।
तो ये जो कंफ्यूजन है, किचन जो हमारे टेम्पल होते हैं, भारतीय संस्कृति में रसोई का मतलब है मंदिर, और रसोई है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है, और रसोई है जो महिला को ताकत देती है। उसका कंफ्यूजन ये है कि मैं रसोई में ही क्यों मरूं। वो मरना नहीं है, रसोई नहीं है तो आप भी कुछ नहीं है। दैट इज द हार्ट ऑफ द फैमिली, दैट इज द सोल ऑफ द फैमिली। इसलिए कहा जाता था चप्पल बाहर उतारो, इसलिए कहा जाता था सफाई करो, इसलिए माँ का एक अधिकार था, ये बना है खाओ चुपचाप। हमें किसी ने नहीं पूछा कि आज क्या बनेगा, कि माँ बोल रही है बेटा तू ये खाएगी नहीं खाए, कोई मतलब नहीं है। माँ इज होल सोल पावरफुल एंटिटी ऑफ दैट किचन। आप खाने का तिरस्कार नहीं कर सकते थे, आप खाने में बातचीत नहीं कर सकते थे। और मेरी तो पढ़ाई शिशु मंदिर से भी है, आप हाथ धो के खाना खाते थे। मुझे बताओ कितने नए बच्चे कूला करते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो पेपर नैपकिन से हाथ उठ पोंछते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। और हमें बोला जाता था कूला क्यों नहीं किया, जाओ पहले कूला करो। So all these things, mother is the guardian, mother is the wholesome, and mother is the powerful entity. इसको लेते हुए एक बार लता मंगेशकर जी से पूछा था कि आपके कैसे कैसे घर में आप क्या खाना खाते हैं, इतनी गजब की आवाज है, गले का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था ऐसे कुक खाना बनाते हैं, ये होता है वो होता है, ये मेरा कपड़ों का ध्यान रखती है लड़की, ये ऐसा करती है ऐसा करती है। तो कहती है वो लड़की ने पूछा अच्छा कुल मिला के इतने सर्वेंट्स है। उन्होंने कहा सर्वेंट नहीं है वो, मैं उनकी गुलाम हूं। जो किचन में है आप उसके गुलाम हैं, आपकी पावर किचन में है। कहता है मेरा जो लड़का है जो मेरे लिए खाना बनाता है, वो कहता है आज आपने ढोकला कहा दीदी लेकिन बनेगा नहीं, कि क्यों नहीं बनेगा, ढोकले का सामान नहीं है। तो मैं कहती हूँ नमस्कार मत बनाओ, फिर कुछ और खिला दो। बिकॉज वंस यू आर देयर यू ग्रैब द पावर। सो बाय टेलिंग दिस कि मुझे चाय बनाना नहीं आता, और ये बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन है कि हम किचन छोड़ते चले गए और हम परिवार छोड़ते चले गए। परिवार की सामूहिकता जिसमें बसती थी उसको छोड़ते चले गए, और अपनी नई पीढ़ी को ये नहीं बता पाए कि हर हाल में जो किचन है वो हमारी एंटिटी है। उसके साथ ही जो बेटों की माएं हैं उनसे भी मेरा कहना है कि उसको आप एक ईगो का इशू मत बनाइए कि मेरे लिए चाय लाओ। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पत्नी मल्टीनेशनल्स में काम करनी चाहिए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे भी आर्थिकी में सहयोग देना चाहिए, तो एट द सेम टाइम वो एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि रोटी गरम क्यों नहीं लाई, चाय गरम क्यों नहीं पिला रही हो, शाम को तुम थक के आ रही हो, तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। मतलब ये बड़े डिप्रेसिंग सेंटेंस है कि मुझे नहीं पता आज किचन में क्या बन रहा है। यानी वो दोनों मिलके खाना नहीं बना रहे, उसकी ड्यूटी सुबह उसकी ड्यूटी शाम। ये एक ऐसी जगह में कंफ्यूजन हुआ जिससे हमारी आपने कहा दशा, एम्पावरमेंट, उसकी डेफिनेशन बहुत ही डाइल्यूटेड है, संस्कार की डाइल्यूटेड है, कंफ्यूजन है। और जो वेस्ट है वहां का जो नारीवाद आया, देखिए 1792 में वहां एक बहुत अच्छी किताब लिखी मैरी वुलिस्टोनक्राफ्ट ने, द राइट ऑफ द विंडिकेशन ऑफ द वुमेन। उनका जो राइट थे उनके बारे में उसने 1792 में लिखा। उसको पहली किताब एक सेंस में माना जाता है पढ़ाई की दृष्टि से। वो वहां पे कहती है कि लड़कियां होम साइंस क्यों पढ़े, लड़कियां घर का काम क्यों करे। बहुत उसने ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि 17 उस कालखंड में हमेशा वंदे मातरम में भी जब मुकेश जी और डीजी साहब ने भव्य आयोजन किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि हर आंदोलन को उसके कालखंड में समझना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई को उसके कालखंड में समझना पड़ेगा, तब हमारे अंदर जोश आएगा। अगर हम सोचेंगे आज रानी लक्ष्मीबाई रिकॉर्डिंग चाहिए ना, इसको ऐसे बहुत कठिन नहीं है। लेकिन उस कालखंड में उस समय ऐसी बात करना कि विमेन क्यों घर में रहे, ये उसने किसको चुनौती दी? मैरी वुलिस्टोनक्राफ्ट ने उस समय जो चुनौती दी, वो जो क्रांति थी फ्रेंच की, उसका नायक था रूसो। और एक बात जो युवा बच्चियां बैठी होंगी या जो माएं बैठी होंगी, एक बात क्लियरली अपने बच्चों को बताने की जरूरत है कि पश्चिम से नारी स्वतंत्रता नहीं आई। पश्चिम में नारियों का जितना अपमान हुआ, जितना ज्यादा उनको स्टीरियोटाइप किया गया, उतना विश्व में उसमें अफ्रीका भी आगे है क्योंकि उनकी परंपराओं में नारियों को बहुत आगे माना गया है। लेकिन पश्चिम जो तथाकथित पश्चिम नारीवाद अपने को झंडा बदर समझते हैं, हमारे सारे सिलेबस फेमिनिज्म से भरे पड़े हैं। अभी भी आज भी यूनिवर्सिटी में मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पढ़ाया जाता है, जेंडर में फेमिनिज्म पढ़ाया जाता है। मैरी वुलिस्टोनक्राफ्ट
पढ़ाया जाता है, और जितने भी फेमिनिन मिस्टिक पढ़ाए जाते हैं, द सेकंड सेक्स पढ़ाया जाता है, ये आपकी किताबें हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो पैरामीटर है। आपको पूरा धीरे 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 आमूल चूल जब तक आप बताएंगे नहीं कि स्वतंत्रता के मानक भारत ने तय किए थे महिलाओं के, इंटेलेक्चुअल मानक भारत ने तय किए थे, वीरता के मानक भारत ने तय किए थे, और बड़े बड़े जितने भी मानक थे स्वतंत्रता के, वो भारतीय संस्कृति ने दिए थे। जब तक आप वो नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप इनको पढ़ते रहेंगे। उसने रूसों को कहा, फ्रेंच क्रांति करने वाले मेरे भाई मुझे बताओ मैं कहां हूं इस पे, यानी महिलाएं कहां हैं? तो रूसों ने कहा तुम्हारी बात नहीं करेंगे अभी तो। और क्रांति किसके ऊपर हुई थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रेंच क्रांति का स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसमें महिला कहीं है ही नहीं। वो एक बीड उसको देती है, लेटर देती है, कहती है मैं कहां हूं। उसने कहा बाद में जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब बात करेंगे। और आप उसके बाद भारत की बात देखिए, वहां पे नारी जब भी आजादी मांगती है उसको सबसे पहले पुरुष को हटाना होता है रास्ते से। यानी वो क्या हटती है? वो कहते हैं इनके साथ रह के मुझे आजादी नहीं मिल सकती। तो सारा इतिहास आप पढ़ेंगे, चाहे आप सेकंड सेक्स पढ़िए, चाहे फेमिनिन मिस्टिक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, वो कहते हैं, या अमेरिका का 1960 का महिला मुक्ति आंदोलन पढ़िए, हर एक में ये है कि मेरा शरीर मेरा है। तो ये किसने कहा मेरा नहीं है? ये बीच में है गीतिका बैठी, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही गीतिका, बहुत ही ब्रिलियंट। और एक तरह से फैमिली के लिए उसने अपना करियर नहीं लिया, विच आई फील आई एम राइट। वो कहती है मेरे से छोटी है, वो कहती है मेरा पोता हो गया। तो गीतिका वॉज ब्रिलियंट स्पीकर, बहुत ही हमारे प्रोफेसर साहब की बिटिया रही और श्रीनगर में, चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी में। सो व्हाट आई फील टू से कि ये सारा जो डेवलपमेंट था महिलाओं का, वो एकांत में आगे जा रहा था कि मैं अकेले रहूंगी तो मैं स्वतंत्र रहूंगी। भारत का क्या था, जो वहां का हम अभी भी ले रहे हैं, भारत का था कि यदि आप रामायण पढ़े, बहुत अच्छा भजन चन्नी जी ने सुनाया यहाँ पर, तो रामायण आप, क्योंकि नाम ही रामायण है तो राम के लिए ही रामायण जानी जाती है। लेकिन अगर इस विषय के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़े तो शायद रामायण नहीं होती अगर सीता नहीं होती, अगर श्रुतश्री नहीं हुई होती शत्रुघ्न की पत्नी, मांडवी नहीं हुई होती, कौशल्या नहीं हुई होती, तो रामायण भी नहीं होती। और अगर आप उनका त्याग पढ़ेंगे, शत्रुघ्न जी का एक एक्सर्प्ट में पढ़ रही थी कि वो रात में छत में घूम रही थी श्रुतश्री, तो माता कौशल्या ने कहा कि बेटा सो जाओ। उसने कहा मैं तो सो ही नहीं, 14 साल हो गए, क्योंकि शत्रुघ्न घर में है ही नहीं। और वो इतिहास में रिकॉर्डेड नहीं है कि शत्रुघ्न और भरत उसी तरीके से वनवास ले रहे थे जैसे राम ने लिया। और उनकी पत्नियां, कम से कम सीता माता साथ थी, उनकी पत्नियां साथ नहीं थी, सिर्फ उनका इंतजार कर रही थी। तपस्या के इतने बड़े मानक रामायण में महिलाओं ने सेट किए कि उनका रिकॉर्ड तोड़ पाना हमारे लिए संभव। महाभारत में आइए, महाभारत में सारा का सारा प्रकल्प, सारी की सारी बात, द्रौपदी अगर आप मुझे, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट थी, सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल। आपको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो महाभारत के युद्ध को पीछे से द्रौपदी कंट्रोल कर रही थी कि आज कितने योद्धा मरे, कल कौन कहां पे तैनात होगा, कल कैसे बात की जाएगी। और द्रौपदी का जो वो मान सम्मान का, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ नारी को ये माना जाता है, माना नहीं जाता, नारी को वैसे ही थी नारी। और भारत का समाज इतना उन्नत था, ये कोई भगवान जी वाली बात नहीं है। उस समाज में नहीं तो कल्पना कैसे होगी? आज हम कल्पना करते हैं, बहुत पहले कल्पना भी साइंस फिक्शन की कि आदमी उड़ने लगेगा, तो विमान बने, आदमी उड़ रहा है, फिर भी स्पेस में चला जाएगा। ऐसे हम साइंस की मूवीज देखते थे, तो चला गया, फिर भी वो कहीं से भी बात कर सकता है, तो मोबाइल जेब में आ गया, हम लोग बात कर रहे हैं। तो साइंस फिक्शन अब आप देखेंगे तो वो कुछ दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ सालों बाद चले जाएंगे। तो कल्पना कब होती है? जब वो सही होती है, जब वो हकीकत होती है। अगर वो कल्पना थी, जैसा कि विचारधाराएं अलग अलग बताई जाती है, वामपंथी विशेषकर, तो कल्पना भी कितनी उन्नत थी। कैसे आदमी के साथ पुरुष को रखा गया था, कैसे अर्धनारेश्वर की कल्पना। आपको मैं बताऊं,
फ्रेंच फेमिनिज्म में एक लाइन आती है कि भारत में कम से कम मानक तो है, विश्व में तो मानक ही नहीं है, कि महिलाओं का कभी इतिहास ही नहीं है कोई, कि उनका कोई इतिहास रहा होगा, कि उन्होंने कुछ बोला होगा। और वहां की महिलाओं ने भारत की महिलाओं का वैदिक और उपनिषदिक स्थान के बाद लिखा वर्जीनिया वुल्फ में, वेयर हैव गॉन शेक्सपियरियन सिस्टर। शेक्सपियर की कुछ बहनें तो रही होंगी, ये 16वीं शताब्दी की बात कर रही है वो। उसने कहा तुमने शेक्सपियर को इतना महिमा मंडित कर दिया, पूरे विश्व में शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, उसने कहा इसकी बहनें कहां चली गई? तुमने कभी बहनों का ध्यान नहीं किया। उधर मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने कहा हमारे लिए कहा है फ्रेंच क्रांति। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि महिलाओं के साथ क्रांति करनी पड़ेगी, महिलाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने रामायण काल, फिर महाभारत। महाभारत में आपने देखा कृष्ण और द्रौपदी का क्या रिश्ता था, सखी कहते थे, और वो एक ऐसा रिश्ता था जिसने पूरी महाभारत कर दी। एक कृष्ण के हाथ की चोट में उसका अपने पल्ले से बांधना, जिसको कि उसको राखी समझ लो या उसको एक पट्टी समझ लो, और एक तरह से सपोर्ट समझ लो द्रौपदी का जब वो कष्ट में है, और उसके बाद कृष्ण का अनकंडीशनल सपोर्ट पांडवों को, अनकंडीशनल सपोर्ट। और महाभारत ने हमें बताया कि जहां नारी का सम्मान नहीं है, पूजा तो छोड़िए, जहां सम्मान नहीं है, वो हजारों और सैकड़ों पुत्र होने के बाद भी उनके यहां दिया जलाने वाला कोई नहीं बचता है। ये महिलाओं का सम्मान है। उसके बाद आप अहिल्याबाई का आपने बताया, पद्मावती का बताया, कर्णावती का बताया, सारी शाही से घिरी आदिल शाही नादिर शाही के बीच में जीजाबाई को बताया, और जीजाबाई का शिवाजी को पालना, और इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने शिवाजी को पाला। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जो सारी आप शिवाजी की कथा पढ़ेंगे, सारे उनके शौर्य की कहानियां पढ़ेंगे, एक बात यहां पर उद्धृत करने लायक है कि शिवाजी ने जब देखा कि हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम शासक, वो भी औरंगजेब के जमाने में, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इतनी उनकी अस्मिता को चोट पहुंचा रहे, तो उनके आगे एक युवा बालक था, तो उनका खून खौलने लगा, और उन्होंने अपनी मां को कहा कि अब शमशीर उठाने का वक्त आ गया है। 15 साल की उम्र में उनकी माता समझ गई। एक किस्सा वहां पे आता है कि कैसे वो एक जो शाह था, शाही, उसमें उनके पिता उनको साथ लेकर गए, और वहां एक स्त्री का अपमान किया जा रहा था, उस पर हंसा जा रहा था। तो शिवाजी गुस्से में आए, उन्होंने कहा माता अब आप मुझे परमिशन दे दीजिए। वो कहती थी अभी तुम तलवार उठाने लायक नहीं हो, तुम्हें मैं ट्रेंड कर रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ, धीरे धीरे हमको अभी बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है और मुगलों से हमें मुक्ति चाहिए। तो उसने कहा कि आप, शिवाजी ने कहा मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम बदले की भावना से उबल रहे हो, ये शासक के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरे हाथ में तलवार दे दी जाएगी तो मैं भी मुसलमानों के सारे शासकों का वध करके उनकी महिलाओं के साथ वही व्यवहार करूंगा जो उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ किया। उन्होंने कहा मेरे पुत्र, तुम अभी शमशीर उठाने लायक नहीं हुए हो, उस दिन तुम शमशीर उठाना जिस दिन तुम सारी महिलाओं का सम्मान करना सीख जाओगे। ये जीजाबाई की सीख थी। शिवाजी के व्यक्तित्व में इतिहास में लिखा गया था कि वो अन्य सम्राटों से अलग इसलिए थे कि महिलाओं के प्रति उनका, वो कहते थे ये सिंहासन है, यहाँ मेरी माँ बैठी है, दिखती नहीं थी माँ। अब देखिए आप महिलाओं का स्थान देखिए, मतलब स्ट्रैटेजी सारी जीजाबाई की थी, और शिवाजी अपना चला रहे थे, और वो उनको सामने रख के उनको कई बार संवाद में ऐसा बोलते थे कि महारानी आप बताइए क्या करना है। उन्होंने जीजाबाई की एक तरह से, जैसे भरत ने खड़ाऊ रख के शासन किया, वैसे ही शिवाजी ने जीजाबाई को केंद्र में रखकर इतने बड़े हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी कि औरंगजेब जैसे शासक की उन्होंने चूल्हे हिला दी। ये केवल एक माता की ताकत थी, ये जीजाबाई की ताकत थी जिसने इस पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद आप आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया, और बहुत ही अच्छा वो कविता बोली, कहाँ है वो कवित्री हमारी उन्होंने वो कविता जो बोली कि लक्ष्मीबाई, देखिए एक डील हुई अंग्रेजों के और लक्ष्मीबाई के बीच में। उन्हें पता था लक्ष्मीबाई इस डील को मान जाएंगी, और उन्हें कहा कि आप जीवन भर महारानी रहेंगी, झांसी की महारानी, यानी रबड़ स्टैंप रहेंगी, काम हमारा रहेगा, किला आप हमें दीजिए, मतलब आपके परमिशन से, आपके सिग्नेचर से, आपकी मोहर से झांसी नहीं चलेगा, मोहर हमारी चलेगी।
आपको किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने सरेंडर किया है, आप राजा रहेंगे। और हमारा पूरा इतिहास ऐसे निकम्मे राजाओं से भी भरा पड़ा है जिन्होंने डील साइन करी। और वो कालखंड ऐसा था कि अगर आपको बंदूक की नाल पे बोला जा रहा है कि आपको ये करना नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए, और देख लीजिए झांसी के सैनिक और आप और अंग्रेजों की सेना। लेकिन वो जो उद्घोष आपने कविता में बोला, उन्होंने कहा बालक का पूरा खर्चा ये सब कुछ होगा, लेकिन चलेगी हमारी। और रानी लक्ष्मीबाई ने फिर उस कालखंड का सोचिए कितना कुछ उग्र रहा होगा, कितना कुछ कोई लोग संगठित नहीं थे। स्वतंत्रता का हम उसे पहला आंदोलन मानते हैं 1857 को। और उसमें रानी लक्ष्मीबाई का ये कहना कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसमें वो उद्घोष बन गया। वो पूरा एक ऐसा स्लोगन बन गया जिसने लोगों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने की एक प्रेरणा दी कि उन्होंने कहा ठीक है युद्ध होगा तो होगा, और वो कूद पड़ी। अब वो जो घर परिवार और तब आपकी स्वतंत्रता, वो बच्चा पीठ में बांधा और निकल पड़ी कि राजा नहीं तो मैं। ये भारत का फेमिनिज्म है कि परिवार को छोड़ के आप यहाँ, कोई फेमिनिज्म ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है, लेकिन आपका सफल नहीं होगा। आपकी सारी ताकत आपका परिवार है। आपने लास्ट में वो गाना गाया, आपकी ताकत ही आपका परिवार है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जितनी भी महिलाओं ने कुछ किया है, उन्होंने पति की प्रेरणा से, भाइयों की प्रेरणा से, अपने सहयोगियों की प्रेरणा से उन्होंने वो मुकाम हासिल किए। और वो कभी, जैसे आपने दंगल पिक्चर देखी हो, दंगल पिक्चर में वो बेटियां कहती हैं हमें पहलवान बनना है, नहीं बाप कहता है मैंने इन्हें पहलवान बनाना है, और माँ भी विरोध करती है। पूरा वेजिटेरियन परिवार है लेकिन चिकन इतने मात्रा में खाना ही खाना है, और बाप डिसाइड करता है कि मैंने तो इनको पहलवान बनाना है, फगोट पहनाओ। और वो सारा समाज उस बात पे थूकता है, क्योंकि हरियाणा का समाज स्पोर्ट्स में बहुत आगे आ चुका है। आज की डेट में हरियाणा के समाज की जो हमारी दृष्टि बदली है, वो भी हरियाणा की बेटियों ने ही बदली है, पूरे देश की दृष्टि। नहीं तो हरियाणा बदनाम है बहुत ज्यादा महिलाओं के मामले में। तो वो कहता है कि अभी ये हंसेंगे, लेकिन जिस दिन मेरी बेटियां, भारत का जब तिरंगा लहराया जाएगा कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, ओलंपिक में, और जनगण मन बजेगा, उस समय लोग तुम्हारी और मेरी, अपनी पत्नी को समझाते हैं, हमारी तारीफ करेंगे, हमारी बेटियां ही हमारा गुरूर है। और आपको पता है फगोट बहनों ने भारत का जो झंडा लहराया, तो ये पिता खड़ा है उनके आगे, बोलते रहो, वो खेल रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग विकृत मानसिकता के लोग हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। तो उस पिता के बारे में सोचिए जिसने अपने दिल में पत्थर रखा और लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने कहा आज बोलेंगे कल चुप हो जाएंगे। ये भारत ऐसा। साइना नेहवाल के बारे में मैं पढ़ रही थी, उनके पिता ने अपने पता नहीं कितने प्रमोशन रिजेक्ट करे। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर दूर उनको बस में एकेडमी में ले जाना पड़ता था। हैदराबाद हमारी स्पोर्ट्स कैपिटल है, और हैदराबाद के अलावा वो कहीं ट्रांसफर लेते तो हमको साइना नेहवाल नहीं मिलती। तो वो पिता का जो सेक्रीफाइस है, ये जो सामूहिकता का फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म वर्ड ही हमारा नहीं है, लेकिन ये जो सामूहिकता का महिला सशक्तिकरण है, ये केवल और केवल भारत में मिलता है। कि परिवार के लिए कुर्बानी दे दी, पन्नाधाई केवल भारत में मिल सकती हैं। अपने पुत्र के लिए तो सब मरते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए मरना वो पन्नाधाई ने सिखाया कि मेरा पुत्र, मैं क्या कीमत, अगर सारा यहाँ अंदर घुस गए सारे मुगल, तो ये राज्य ही नहीं बचेगा, तो पुत्र को बचा के क्या करूंगी। आप सोचिए। पन्ना, मैं एक कॉलेज में गई थी इंस्पेक्शन में, मीराबाई कॉलेज है, उसमें गई थी। वहां उनका पन्नाधाई ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, तो वो पन्नाधाई की बिल्कुल स्टोरीज से भरा पड़ा है। तो आप सोचिए कि कितना जीवंत वो क्षण रहा होगा जब उसने 1 मिनट में ये डिसीजन लिया होगा। सो दे आर द बेस्ट डिसीजन मेकर, दे आर द बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट, दे आर द बेस्ट इंटेलेक्चुअल। मतलब आप आमंत्रित कर रहे हैं गार्गी को कि आइए और याज्ञवल्क्य की बातों का जवाब दीजिए। लोपामुद्रा उनकी बातों का जवाब दे रही है। आगे आके सारी विद्वत सभा में ये इंटेलेक्चुअल, आप पूरे विश्व में महिलाओं का हर रोल देखेंगे। इंटेलेक्चुअल रोल हजारों साल पहले भारत ने तय किया कि वो बराबर सोच सकती है, बराबर दिमाग हो सकता है। बुद्धिमत्ता में केवल भारत ने तय किया कि ये जो आप ये बॉडी का एक्सप्लेनेशन होता है पूरे विश्व में कि भी यार दिस इज आवर बॉडी, दिस इज दिस, तो उसी के लिए आंदोलन होते रहते हैं।
मैं तो इस विषय का, इस समय का उपयोग करते हुए अपने भारत के संविधान निर्माताओं को भी यहां पर याद करना चाहूंगी। डे 1 से हमको वोटिंग का अधिकार है। यूरोप में देखिए आप कितने आंदोलन में, केवल इसलिए कि मैं भी वोट दूंगी, और आप कहते हैं वो प्रोग्रेसिव समाज है। उनको हर चीज के लिए वहां पे आंदोलन करना पड़ा। इक्वल वेजेस के लिए आंदोलन, इक्वल राइट्स के लिए आंदोलन, हर जगह कि मुझे उस पद पे बैठाया जा सकता है या नहीं, उसके लिए आंदोलन की वाई, ऐसे आप आर्टिकल पढ़ते कि वाई विमेन आर सेक्रेटरीज नॉट द बॉस। तो आपने देखा वो बीमारी हमारी फिल्मों को भी लगी, और बॉस हमेशा आदमी रहा और उसकी एक सेक्रेटरी रही जो कि बहुत ही भद्दे तरीके से हमारी फिल्मों ने उसका चित्रण किया। जो बेटियों को कंफ्यूजन हुआ, उसके कई लोग आपराधिक तरीके से जिम्मेदार हैं कि अपना ना बता के उनका लिया, और उनका भी ढंग से नहीं लिया क्योंकि हमारा तो था नहीं वो, तो उनका हमने डिस्टॉर्टेड ही लेना था। और वो सारा घालमेल करके एक अजीब सी पीढ़ी आ गई, जो पीढ़ी कहती है दिस इज माई स्पेस। मतलब माँ को बेटी से बात करने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है भारत में। ये हमारे घरों के हाल कि बेटा आप पे टाइम है, वो कहती है अभी नहीं, अभी आप थोड़ी देर में आइएगा, मैं आके बात कर लूंगी आपसे। तो ये जो हमने उसका सामूहिकता को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, घर की परंपराओं को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, घर की परंपराओं को बैकवर्डनेस से जोड़ना शुरू किया, उसके कारण अंदर से युवा पीढ़ी ये समझी शायद कि हमको एक जॉब मिल गई, हमको पैसे मिल रहे, ये पैसे मैंने अपने पे खर्च करने, और अपने पे क्या खर्च करने, स्विगी पे खर्च करने, जो मल्टीनेशनल्स है उन पे खर्च करने। किचन बंद कर दिए तो मैदा खाना शुरू कर दिया, फिर ओवरवेट हो गए, फिर डायबिटीज हो गया, फिर हार्ट केसेस हो गए, फिर 30 से नीचे भी हार्ट अटैक आने लगे। मतलब किस रूप में वो स्वतंत्रता थी, वो किसी रूप में नहीं। सुधा मूर्ति जी को भी मैं बहुत आदर से उनका नाम लेना चाहती हूँ कि वो भी भारतीय महिला का परिवार और फिर प्रोफेशन, उसमें सामंजस्य कैसे बिठाना है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कहती है आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो। बच्चों से भी मेरा, अपनी बहनों से भी अनुरोध है, उनसे वो एक्सपेक्टेशन मत पालो कि वो अब बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि जो आपने भी नहीं किया, वो संभव नहीं है। और जो मैं संस्कार की बात मैंने शुरू करी थी कि संस्कार बड़ा डाइल्यूटेड टर्म है हमारे यहाँ, संस्कार लिखित नहीं है, इसलिए संस्कार भाषण से कभी नहीं आता। ये निश्चित मानिए, अगर मैंने अपने पेरेंट्स इन लॉ की रिस्पेक्ट की होगी तो सवाल ही नहीं होता कि हमारे बच्चे ना करें। अगर उन्होंने अपनी माँ को देखा होगा तो वो आप नहीं भी बताएंगे, उनका वही व्यवहार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होगा जो हमारा अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ होगा। हम जो करें वो उसको देखते हैं। और सुधा मूर्ति जी ने एक वीडियो उनका चलता है कि उनके बेटे ने कहा कि अम्मा मैं एक बहुत बड़ा बर्थडे 5 स्टार में देना चाहता हूँ, कल हम एक दोस्त के बर्थडे में गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उस समय मना नहीं किया बिकॉज शी इज द फर्स्ट एमटेक इन इंडिया एंड शी सेज कि मैंने कहा ठीक है बेटा देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सोचा क्या करें, वही संस्कार और ये सब क्या भाषण देके तो आना नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, तुम सामने बैठो, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। हमारे पास है 50,000 रुपीज, लेकिन मेरे अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद ये है कि हमारे ड्राइवर का बेटे का बीटेक में एडमिशन होना है, वो तुमसे होशियार है, केवल वो हमारा पुत्र नहीं है, इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। वो बहुत ब्रिलियंट है, उसका एडमिशन होना है, पर पैसे चाहिए, फीस नहीं है। तो ये जो मैंने बचा के 50,000 रुपए रखे हैं, ये तुम्हारे बर्थडे में खर्च करूं 5 स्टार होटल में, या उस बच्चे को दे दूं? जो रीजन होगा, जो डिसीजन होगा वो तुम्हारा होगा। कहता वो बच्चा आया और वो कहता फिर मेरा बर्थडे, उन्होंने कहा तुम्हारा बर्थडे वही किचन इज द टेम्पल, किचन में ये बन जाएगा, कुछ बाहर से लाना होगा तो ये आ जाएगा, और तुम्हारे दोस्त घर में एंजॉय करेंगे, जो तुम यहाँ कर सकते हो तुम होटल में नहीं कर सकते। मैंने कहा सोच लो। वो थोड़ी देर सोचा, फिर आया, कहता अम्मा ये 50,000 और ड्राइवर के बच्चे को दे दो उसके एडमिशन के लिए। So these are the things, tidbits उनके बहुत अच्छे कि how she has managed, वो मैनेजमेंट के कि आपकी अपने, और आप देख रहे हैं कि दामाद उनका ब्रिटेन पे राज कर रहा है। तो वो जो संस्कार है, जो आपने प्रोफेशन और घर, ये अलग चीजें नहीं है। आप प्रोफेशन क्या संभालेंगे अगर घर ही नहीं संभाले? आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं कुछ काम कर रही हूँ समाज के लिए, उससे कुछ नहीं होना। हमको देखना बच्चों को भी है, अपने प्रोफेशन को भी है, और ये मल्टी फैसेट, इसलिए मैंने आपके नाम पढ़े कि ये जो मल्टी फैसेट पर्सनालिटी है,
ये साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि विमेन इज द मल्टीटास्कर। मेल की एक दिक्कत है, वो एक काम में फोकस करते हैं, उसको वो अच्छे से करते हैं। बस उसी समय ये बोलो सुनो वहां भी जाना, तो 1 मिनट मैं कहीं काम कर रहा हूं ना, दिख रहा है आपको। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद मेल एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूव कि वो फोकस करके एक काम करते हैं, पर बीच में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। विमेन ने लैपटॉप भी रखा है, विमेन तब तक वहां पे देख रही है, सीटी बज गई कुकर की, उसको कम भी करना है। इधर फोन आ गया सास का या ससुर जी का या माँ का या किसी का, कह रही है हाँ हाँ, उनको भी नहीं कह रही मैं बहुत बिजी हूँ, कह रही अच्छा ठीक है मिलते हैं और आप अपना ध्यान रखना और ये खा लेना, ये वो भी रख दिया। तब तक बच्चा आ गया, उसको भी उसने कहा मम्मा क्या करती रहती हो आप, थोड़ा तो मेरे साथ आओ, बस बेटा अभी 10 मिनट में आती है। सो ये जो मल्टीटास्कर की भूमिका आपकी है वो अद्भुत है, और वो भारतीय महिला में और ज्यादा है, क्योंकि उसको वाकई उसके जो रोल है, ये मैं बताऊं, एक विषय ये है कि मुझे अकेले काम करना है। पश्चिम का दूसरा फेवरेट विषय है जो रिसर्च में आता है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत की महिला को तो कभी आइडेंटिटी क्राइसिस हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वहां सारे विषय आप देखेंगे, हु एम आई, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट शैल आई डू टुमारो, मेरी लाइफ तो खराब हो गई, मेरे पास कोई काम करने को नहीं है, मुझे कोई नहीं देखता। टीएस एलियट बड़ी अच्छी लाइन लिखता है, व्हाट आई डू टुडे, व्हाट आई डू टुमारो, व्हाट शैल आई एवर डू। तो फिर वो लड़की क्या कह रही है, आई विल स्ट्रिप ऑफ माई क्लोथ्स एंड स्प्रेड माई हेयर एंड रन ऑन द स्ट्रीट। वो उस समय नोबेल पुरस्कार उसको मिला। वो कहता है इतना खतरनाक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि जब मैं बिना कपड़ों के जाऊंगी तब तो लोग देखेंगे, कम से कम लोग मुझे देख ही नहीं रहे, मेरे बारे में बात ही नहीं कर रही है। डिप्रेशन जो आज आप अपनी सोसाइटी में, हमने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ले ली पश्चिम से, डिप्रेशन भी ले लिया। मैं डिप्रेस हूँ, मुझे कुछ करने का मन नहीं है, मैं क्या करूं, ये क्या करूं, ये डिप्रेशन ये भी उन्हीं का दिया हुआ रोग है। हमारी आइडेंटिटी पैदा होते ही एक महिला, मुझे आश्चर्य होता है कितने रोल में काम करती है। वो माँ भी है, वो भाभी भी है, वो चाची भी है, वो मामी भी है, वो दादी भी है। गीतिका ने बताया वो दादी बन गई या नानी, दादी बन गई, और नानी भी है। और जब आप शादी का कार्ड दे रहे हैं अपने बच्चे का, मैंने ये अमेरिका में भी लेक्चर दिया, मैंने कहा हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए नहीं है कि जो 90 ईयर की ओल्ड दादी है उसको बोलो दादी बस बहुत जी लिया, अब क्या करना है, तो वो जो पैरों से चल भी नहीं पा रहा बच्चा कहती है हाँ इसकी शादी देख लूं तो फिर पूरा टारगेट है, पूरा एजेंडा है दादी के पास, जीने का एक उसके पास काम है, मतलब एक इंस्पिरेशन है उसके पास जीने की। और आपको लगता है मतलब अभी उसकी शादी देख के, और आप जब अपने बेटे के शादी का कार्ड लाते हैं तो उसमें अगर आपकी माँ जिंदा है या नहीं है आप तब भी लिखते हैं सुपौत्री स्वर्गीय ये, और दादी जिंदा है तो आप लिखते हैं कि वो बुला रही है आपको, पार्टी तो उनके घर में, आपके घर में थोड़ी है, आपका तो ब्रैकेट में नाम लिखा जाएगा, सुपुत्री श्री और श्रीमती यही है। अदरवाइज बुलाएगी तो दादी कि वो पत्नी स्वर्गीय ये आज आपको आमंत्रित कर रही है खाने पे। और जिस दिन आप अपने देवर की शादी करते हैं उस दिन आप नखरे देखिए जेठानियों के, मतलब वो आती नहीं आती, वो कह रही है बस देवरानी, क्योंकि आपका एलिवेशन होता जा रहा है। पश्चिम का दुख ये है उम्र बढ़ने के साथ महिला का महत्व खत्म होता रहता है, इसलिए उनका सारा नैरेटिव बॉडी के इधर उधर घूमता है। और हमारे यहाँ उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे फेदर लगते जाते हैं, सीनियोरिटी बढ़ती जाती है, और सीनियर फिर बहू लाते हैं, फिर पोता पोती हो रहे हैं, फिर दादी बन रहे हो, फिर आपके मतलब आप कहते हैं घर में माहौल देखते हैं, एक बार दादी से पूछ लो, काम तो करना था पर वो नाराज हो जाएंगे। So we have a full respect and we have to maintain it. What you have shown in the skit is wonderful. हमको वो ही मेंटेन करना है, वो हमारी धाती है, वही हमारी ताकत है। और उस ताकत को अगर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसी ताकत को मेंटेन करके वक्त आने पे आप दुर्गा हो, वक्त आने पे आप लक्ष्मी हो, आप दुर्गावती हो, आप कर्णावती हो, आप पद्मावती हो, वक्त आने पे आप अपनी झांसी नहीं दे रहे हो, अपने राष्ट्र पे आक्रमण करने वालों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो। जहां पे इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन है आप वहां पे जाके अपनी बात बोल पा रहे हो, जहां पे स्पोर्ट्स का फील्ड है वहां पे आप परचम लहरा रहे हो, जहां पे सेना है। मोदी जी के टाइम तो और अद्भुत है, मोदी जी के टाइम तो वेमेन एम्पावरमेंट हैज बीन चेंज्ड इनटू वेमेन लेड एम्पावरमेंट। वो नेतृत्व में देखना चाहते हैं महिलाओं को। उन्होंने कहा बहुत हो गया वेमेन एम्पावरमेंट,
कर चुके। अब विमेन लेड एम्पावरमेंट होगा, यानी कोई प्रोजेक्ट चलाना है, विमेन को लीडर बनाओ, और ये उन्होंने करके देखा। राष्ट्रपति जी का उदाहरण आपके आगे है। हर क्षेत्र में ICSSR की पहली बार चेयरमैन विमेन बनी है। ग्रीन एनर्जी पे उनका काम है, वो पूरे ग्रीन एनर्जी के प्रपोजल, क्योंकि आने वाला समय केवल ग्रीन एनर्जी का है, ऐसे क्लाइमेट चेंज में चलेगा नहीं जैसे चल रहा है। तो वहां भी उन्होंने महिला पे विश्वास जताया। तो वो जो विमेन लेड एम्पावरमेंट की ओर देश बढ़ चुका है, वो इसीलिए बढ़ चुका है कि उस ताकत को वो पहचानते और उस सत्य को भी वो जानते हैं कि अगर महिला को, फिर आपने गांधी जी की फोटो देखी होगी, सरला बेन, मीरा बेन हमेशा साथ। ये कोई ऐसा नहीं था ये उनका साथ था, ये था सिंबॉलिक कि विमेन साथ रहेंगी तो स्वतंत्रता का आंदोलन सही तरीके से लड़ा जाएगा। और फिर वो महिलाओं की पूरी श्रृंखला जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया, यानी आप रामायण से शुरू करोगे और आज तक महिलाएं भारतवर्ष में लीडर रही। तो ये कहना कि आपको वहां से कुछ लेना है, वहां से आपका वो आइसोलेटेड आइडेंटिटी क्राइसिस, अपरूटेडनेस, फैमिली से सेक्लूजन, अलोन, लोनली लाइफ जियोगे तो डिप्रेशन होगा, कार्यक्रम साथ में नहीं होगा तो डिप्रेशन होगा। यहाँ पे इतना बार बार उन्होंने, अरुणा जी बार बार लिख रही थी, मैंने तो ढूंढी में पीली साड़ी नहीं मिली मुझे, उन्होंने कहा पीले कपड़ों में आना है। उत्साह देखिए आप, सब लोग पीले कपड़ों में आएंगे। ये भारत का उत्साह है, ये आपको पश्चिम में नहीं मिलता। ये पश्चिम में कोई किसी को नहीं कह सकता आप किस कपड़े में आए, क्योंकि वहां रंग ही नहीं है, वहां डाइवर्सिटी नहीं है, वहां तो ब्लैक है या ग्रे है, तो वो कलर भी नहीं है, तो वो कलर नहीं है, तो वो रंग बिरंगा सोसाइटी नहीं है, वो ब्यूटी नहीं है, वो सबको पीताम्बरी बना दिया कि आप आइए। और फिर हर रंग का अपना महत्व, सरस्वती का रंग है, इंटेलेक्चुअलिज्म का रंग है, ब्रेन का रंग है, उत्साह का रंग है। तो ये सारे के बसंत आने वाला है, तो ये सारे रंगों में सराबोर इस भारत में महिला केंद्र में होगी तो ये रंग बिरंगा समाज बचा रहेगा, ये डाइवर्सिफाइड समाज बचा रहेगा। उसको आप पैरामीटर की एब्सेंस में कंफ्यूजन करते रहेंगे कि ये स्वतंत्रता है कि वो है, कि स्मोकिंग करना स्वतंत्रता है, कि ड्रग्स लेना स्वतंत्रता है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है बीइंग अ वाइस चांसलर, आई एम ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स वेरी क्लोजली कि कहां से ले लिया हमारी बच्चियों ने कि ये शायद स्वतंत्रता के मानक है। उस देश में जो इतनी उर्वरा भूमि रही, महिलाओं के नेतृत्व की उर्वरा भूमि रही, वहां पर इतना अकाल, इतना डेजर्टेड, तो गलतियां हमारी थी कि उनको बता नहीं पाए कि ये सब सामूहिक एकात्म मानववाद का दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचारधारा है, संघर्ष इसमें कहीं नहीं है। आपने पहली संघर्ष में डाल दिया स्त्री पुरुष संघर्ष, फिर आपने कहा वर्ग संघर्ष, फिर आपने कहा अमीर गरीब के बीच संघर्ष, समाजी संघर्ष से बना है। तो जब तक संघर्ष नहीं होगा, बड़ी मछली छोटी को नहीं खाएगी, तब तक सर्वाइवल नहीं होगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी इवोल्यूशन की है, तो जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। यहाँ तो ये है कि जो सबसे कमजोर है, जब तक उसका हाथ आप नहीं पकड़ेंगे, माँ कहती है मेरा तो सबसे प्यारा वही है, तुम देख लो बस अपना। अगर 2-4 भाइयों में कोई भाई जरा कमजोर है तो माता पिता का सारा झुकाव उधर हो जाता है, जब तक किसी भाई को वो इसके लिए तैयार नहीं कर लेती कि इसका हाथ पकड़ के आपको आगे आना पड़ेगा। ये केवल भारत है जहां अगर एक भाई की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार की जिम्मेदारी दूसरा भाई सामान्यतः पूरी निभाता है, नहीं तो समाज उसको कहता है कैसा भाई है, एक भाई नहीं था तो क्या था। सामूहिकता में वो शक्ति है, संगठन में, सामूहिकता में और परिवार में, जहां किसी भी ट्रेजेडी का सारे लोग मिलजुल कर सामना करते हैं और वो मजबूती पूरे परिवार को मिलती है, महिलाओं को मिलती है, बच्चों को मिलती है। कंबाइंड फैमिली में पढ़े हुए बच्चों को देख लीजिए आप, उनके जो मानसिकता है उसमें और जो एकल परिवारों में और स्पेशली कॉर्पोरेट लाइफ जो माँ बाप जीते हैं, मतलब वो गलत नहीं है, लेकिन उसका जीने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। माता पिता जब तक हैं, आप सबसे सौभाग्यशाली इंसान हैं दुनिया में, पूरे प्लेनेट में, उनके साथ को समझना, जब वो नहीं रहते हैं उनकी एब्सेंस को महसूस करना और उसको शेयर करना सोसाइटी में, कि वो सबसे बड़ा लैक है, सबसे बड़ा शून्य हो जाता है जब आपके माता पिता आपके साथ नहीं होते। उनको साथ रख के बच्चों का पालन पोषण मेरे लिए वही महिला सशक्तिकरण है जो परिवार को सशक्त करे और फिर अपनी भूमिका को तय करे समाज में। ऐसा नहीं है कि वो समाज में तय करनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र के लिए महिलाओं का आगे आना और नेतृत्व देना बहुत जरूरी है।
तो जब वो आगे आएगी, नेतृत्व करेगी, उसकी दृष्टि पूरी की पूरी क्लियर होती है, पूरी क्लियर। कोई प्रॉब्लम आ गई, माँ से पूछ लो, उसने कहना ये कर ले हो जाएगा ठीक। कोई गला खराब है, वो बेटी का फोन आता है, मैं क्या क्या मिलाना है काढ़े में, जरा एक बार फिर बताओ। यू अंडरस्टैंड, शी इज द डॉक्टर, शी इज द नर्स, शी इज द टीचर, शी इज एवरीथिंग। तो वो जो आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली इमेज है, इंक्लूडिंग किचन, दैट इज अ स्किल। वो स्किल है। क्या आइडेंटिटी है? बच्चा भाग रहा आपके पीछे, माँ खाना दे खाना दे। आप क्यों लिखेंगे ऐसा कि आई एम गोइंग थ्रू द आइडेंटिटी क्राइसिस, आई वांट टू कमिट सुसाइड? क्यों करेगा आदमी? इस भारत देश में एक महिला को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और सुसाइड की कहां से फुर्सत होगी उसे? पढ़ने का भी टाइम नहीं है। गीतिका कहती है सुबह से शाम तक उसको इतना इंगेज है वो कि वो उसमें, और वो उसके बिना, ऐसा नहीं कि उसको बोला जा रहा है, उसके बिना नहीं रह सकती वो। उसको वहां बिल्कुल ठीक चाहिए, ऑर्डर पे चाहिए पूरी फैमिली, तभी वो प्रोफेशनली एक्सेल करती है। जिसकी फैमिली ऑर्डर पे है वो सबसे अच्छा नेतृत्व आपको दे सकता है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। और भारत में महिला कोई रिसोर्स नहीं है। महिला, जैसे हमारे यहाँ दुख क्या है, सारा वेस्टर्न कंसेप्ट है नेचुरल रिसोर्स। जिस दिन से प्रकृति को स्रोत बनाया, प्रकृति हमने खत्म कर दी। अगर प्रकृति को हम प्रकृति रहने देते, गौरा देवी इको फेमिनिस्ट एक कंसेप्ट है, फ्रांस से आया। फ्रांस में 1973 में कहा कि प्रकृति को महिला संरक्षित करती है और प्रकृति और महिला एक जैसी होती है, और बहुत सारी बड़ी थियरी थी। और मजे की बात, उसी 1973 में रेडी गांव में गौरा देवी ने कहा कि मैं जंगल नहीं कटने दूंगी, आपने काटे, उसका परिणाम आपने जोशीमठ में आप भुगत रहे। और वो मैंने अमेरिका में गौरा देवी पे लेक्चर दिया था। मैंने कहा आप अगर मुझे पूछेंगे सबसे बड़ी इको फेमिनिस्ट कौन है, तो मैं रैनी की गौरा देवी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इको फेमिनिस्ट मानती हूँ, जिसने अपने जंगल बचाए। वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, लेकिन उसको लगा कि मैंने बचाना है अपने जंगल को, तो बाहर आ गई। उसने कहा ये मेरा मायका है, उसने कहा ये मेरी झांसी है, और गौरा देवी ने कहा ये मेरा मायका है। इससे आप विमेन की लीडरशिप, जो इनेट लीडरशिप है, जो कहीं सिखाई नहीं जा रही, कोई मैनिपुलेट नहीं कर रही है डायलॉग को। ये डायलॉग उसके अंदर से आ रहे हैं कि मैं कैसे आपकी डील को मान लूं, देश कैसे दे दूं मैं आपको, अपना राज्य कैसे दे दूं। वो कहती है कि तुम जंगल काटोगे, इसका क्या मतलब है? ये तो मेरा मायका है। सारे सुख दुख तो पहाड़ की महिलाएं जंगल में बैठ के लगाती है, सारी घसियारी मिल जाती है, वहां पे बैठ के लगाती हैं कि कुछ खाया कि नहीं खाया, किसने बनाया, क्या बनाया। किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है तो वहीं पे बेचारे अपने सुख दुख बांटते हैं आपस में। उन जंगल को आप काट दोगे, वो क्या करेंगे? तो उसने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं काटने दूंगी, मुझे काट लो, और पकड़ लिया जंगल। तो ये जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप आपको भारत की महिला देती है। इसलिए देती है कि उसके ब्लड में ये है, इसलिए देती है, वो परिवार के लिए जान दे देती है। और जैसा वो परिवार के लिए जान देती है, वैसे वो राष्ट्र के लिए समय आने पर जान दे सकती है। इसलिए अपनी बेटियों पे 100% भरोसा करिए, आपको वो कभी दुखी नहीं करेंगी और आपको कभी निराश नहीं करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।